हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं जो कि शायद इससे पहले आपको किसी टीचर ने बताई हो। आज मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्वेश्चन, स्पेशली द टाइप ऑफ बायोलॉजी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो अमूमन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब आप कंसिडर करते होंगे कि यार हमारी 13 चैप्टर की या 14 चैप्टर की जो बुक है उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पाए जाते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन अराइज होता है, रहता है। यकीनन अगर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन पाए जाते हैं, लेकिन आप आज का मेरा लेक्चर सुनने के बाद हैरान होंगे कि बोर्ड में जो बायोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैंने आज आपके लिए इस बोर्ड पर तैयार किया है। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इन 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। मैं आपको कुछ बुनियादी रूल्स उन क्वेश्चंस के मुताबिक बता रहा हूं, कुछ बुनियादी हेडिंग्स बता रहा हूं कि जिन हेडिंग्स को आप लिखेंगे अगर, और आपको बहुत ज्यादा याद नहीं भी है अंदर का, रिलेटेड चंद बातें लिखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इन 6 या 4 या 3 जो हेडिंग हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये हेडिंग याद कर लें तो यकीनन आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बड़ा आसानी के साथ। यानी ये एक ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। आज के लेक्चर में सबसे पहले जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो होता है स्ट्रक्चरल टाइप क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल टाइप क्वेश्चन क्या है जी? किसी भी ऑर्गेनेली का, सेल की ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइट ए नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है। इसी तरह से राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक एक क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है जो किसी चीज का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपसे पूछा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सवाल का जब आप जवाब देने लगे तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ टिप्स बता रहा हूं कि सबसे पहले आप उस चीज की डेफिनेशन और डिस्कवरी लिखेंगे, यानी वो चीज है क्या और किसने डिस्कवर की है। जो ऑर्गन क्या है, ऑर्गेनेली क्या है, टिश्यू क्या है, कोई सेल क्या है, कोई प्लांट का पार्ट है, फ्लावर है, कोई भी चीज है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको किसने डिस्कवर किया है। और डिस्कवरी में साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया उसका नाम, और अगर डेट आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज इसमें आपने ख्याल रखनी है, दूसरी जो हेडिंग आपने डालनी है वो आपके पास होगा इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बैरूनी बनावट कैसी है। और उसके बैरूनी बनावट में अमूमन उसकी लोकेशन बताते हैं कि अगर वो सेल में है तो कहाँ है, बॉडी में है तो कहाँ है। उसके बाद उसका साइज, कितनी लंबी चौड़ी है, कितनी बड़ी है, शेप किस शेप की है, लॉन्ग है, गोल है, रॉड शेप है या स्फेरिकल शेप है या कैसी है, ओवल शेप है। आप उसकी ये 3 बातें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बता देंगे। फिर आपके पास हेडिंग आ जाएगी इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो उस चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आप जो 3 बातें बताएंगे वो बताएंगे कि उसके अंदर कितनी लेयरें हैं। जैसे मैं सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल के अंदर 3 लेयरें पाई जाती हैं, यानी सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला। इन 3 लेयरों का आप जिक्र, उन 3 पार्ट्स का आप जिक्र करेंगे, लेयरों का जिक्र करेंगे। या फिर उसमें सेल टाइप लगे होंगे, किस टाइप के सेल पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल है, नेफ्रॉन सेल है, किस टाइप के सेल उसमें पाए जाते हैं। या फिर उसके कितने पार्ट्स हैं, जैसे स्टमक है तो बताएंगे उसके कितने पार्ट्स हैं। डेफिनेटली उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं या उसके अंदर कुछ खास किस्म के हिस्से होते हैं उनके आप इंटरनल स्ट्रक्चर के नाम बताएंगे। जैसे मैं स्टमक की सिर्फ बात कर लूं तो स्टमक का एक हिस्सा ऊपर वाला पाइलोरस होता है, बीच में फंडस होता है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है, और ऊपर वाला ऐसा कार्डिक होता है और आखिरी ऐसा पाइलोरस होता है। इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपने उस चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर शॉर्टकट में इन 3 हेडिंग में बयान कर देना। उसके बाद सबसे आखिरी जो हिस्सा इस सवाल का आएगा वो आएगा फंक्शन। और फंक्शन को याद रखिएगा, हमेशा आपने इस तरह स्टार डाल के और हेडिंग के साथ लिखना है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यानी फंक्शन में जो वो काम करता है
कोई चीज स्टोर करता है, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, या जो भी उसका फंक्शन है, आपने इस तरतीब से हेडिंग वाइज उसके फंक्शन जो है वो लिखने हैं। ये बोर्ड के अंदर तकरीबन 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो यही स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी चीज का स्ट्रक्चर या फंक्शन पूछा जाता है, उसमें आपने इस तरह से इसका जवाब देना है। आगे चलते हैं जनाब। बोर्ड के अंदर जो दूसरा सवाल बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वो होता है किसी डिजीज या डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोई बैक्टीरियल डिजीज है, कोई वायरल डिजीज है, कोई कॉन्जेनिटल डिजीज है, किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, उस बीमारी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आए या डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आए तो आंसर सेम होगा, हेडिंग सेम होगी, और हेडिंग में आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, उस चीज की आप डेफिनेशन देंगे कि वो बीमारी है क्या, उसके बाद उसकी काज बताएंगे, किस वजह से होती है, किसी बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग से होती है, किस चीज से वो बीमारी होती है, उस बीमारी की काज लिखनी है। काज के बाद आप उसकी सिम्टम बताएंगे कि किन जिस्म में उसके उस बीमारी की वजह से क्या सिम्टम है। वो प्लांट में भी हो सकती है, एनिमल में हो सकती है, इंसान में भी हो सकती है, तो उसकी सिम्टम लिखेंगे। सिम्टम के बाद कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, सब नहीं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना पड़ता है कि जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर होती है, तो हम उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखेंगे। फिर 5 नंबर पर हम उसकी ट्रीटमेंट लिखेंगे, इसका इलाज कैसे करें। ठीक है, एंटीबायोटिक से करें या कोई और तरीका यूज करें जिससे इसका इलाज हो जाए। और आखिर में प्रिकॉशन या प्रिवेंशन बतानी होती है कि अगर हम इन चीजों से एहतियात करें तो हम इस बीमारी को कुछ रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। ये भी 30% है। मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के अंदर 60% जो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, वो इन दो चीजों पर होते हैं। यानी या तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन होगा या डिजीज या डिसऑर्डर क्वेश्चन होगा। 60% बायोलॉजी के पेपर में ये वाले सवाल आते हैं। आपको अगर फुर्सत मिले तो आप पास पेपर उठाकर जरा मेरा ये जो है तवाज़ुन जो मैंने लिखा है इसको आप चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है कोई थ्योरी या लॉ। आपसे किसी चीज की, किसी भी साइंटिस्ट की कोई थ्योरी या लॉ पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए जी फ्लूइड मॉसिक मॉडल क्या है, ये एक लॉ, एक थ्योरी है। ठीक है, इसके मुताबिक स्ट्रक्चर मॉडल पेश किए गए हैं। या और किसी साइंटिस्ट की आपसे कोई थ्योरी पूछी जाए तो थ्योरी के अंदर फिर भी आप 5 हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि ये थ्योरी रिप्रेजेंट किसने की, रिप्रेजेंटेड बाय, यानी किस साइंटिस्ट ने पेश की और कब की। ये डेट अगर लिख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है या लॉ की स्टेटमेंट क्या है, मेन वो कोड क्या करता है, के क्या रहा है, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप उसकी अपनी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई इस लॉ को कैसे कैसे पेश किया और ये कहां से सामने आया। उस एक्सप्लेनेशन के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि फाइनली रिजल्ट क्या निकला, थ्योरी एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई या क्या हुआ। और अगर उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो आखिर में आकर आप उसकी शॉर्ट कमिंग्स को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गेनेली, डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म या डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गन्स। जो चीजों के दरमियान फर्क पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि डिफरेंस के अंदर आपने राइट और लेफ्ट पर हेडिंग के तहत अंडर लिखना है। सबसे पहले उन दोनों चीजों की आप डेफिनेशन देंगे कि नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर अगर उनके साइज में थोड़ा फर्क है तो पहले का साइज क्या है, दूसरे का साइज क्या है, आप दोनों का साइज बताएंगे। फिर उनकी शेप बताएंगे, क्या दोनों रेड रॉड शेप है या एक रॉड शेप है, एक स्फेरिकल शेप है। अगर शेप से रिलेटेड उसके में कोई आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप उसकी शेप लिखेंगे, शेप की हेडिंग देंगे। स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, एक कैसा है दूसरा कैसा है। दोनों का फंक्शन, दोनों के दरमियान आप फंक्शन का डिफरेंस देंगे। फिर तीसरे नंबर पर अगर उनकी कोई स्पेशल क्वालिटी है, कोई स्पेशलिटी है, खास खूबी है, खास फीचर है, तो उसको आप लिखेंगे। एक तरफ दूसरी तरफ दोनों तरफ कोई खास फीचर है वो आप लिख देंगे और आखिर में जाकर आप उनकी एग्जाम्पल लिख देंगे। इस तरह से आपका ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ये भी पूरा हो जाएगा और कम से कम 7 हेडिंग इसके अंदर आपके पास आ जाएंगी डिफरेंट। इसके अलावा चंद चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, आप मजीद भी लिख सकते हैं 1-2। नंबर 5 पर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछा जाता है किसी चीज का लाइफ साइकिल।
जैसे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ एडेंटम, मुख्तलिफ इस तरह फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो लाइफ साइकिल के ऊपर होते हैं। तो अगर लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप उस चीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि जनाब इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जब लाइफ साइकिल का ताल्लुक रिप्रोडक्शन से होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हमें पता होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लावर किसी फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल बता रहे हैं तो पहले हमें फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने होंगे कि इसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर फॉर एग्जांपल एंथर और ओवरी होती है जो कि इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ठीक है। उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हमेशा अक्सर पौधों का लाइफ साइकिल पूछा जाता है, तो पौधों के लाइफ साइकिल में दो जनरेशन होती है, एक होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, एक होती है गेमेटोफाइटिक जनरेशन। इन दोनों जनरेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बताएंगे कि दोनों चीजों के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, स्पर्म कैसे मिलते हैं, इनसाइड मिलते हैं, आउटसाइड मिलते हैं, उन चीजों को हमने स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन को बताना है। फिर उससे जब जायगोट फॉर्मेशन होगी तो जायगोट ओपन होगी, सीड के अंदर होगी, कैसे बनेगी, या अगर स्पोर्स हैं तो उनसे जो जायगोट डेवलप होगी वो किस टाइप की होगी, उस जायगोट की हमने इंफॉर्मेशन देनी है। और एंड पर हमने जाके उसका रिजल्ट बताना है कि जब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो किसी सीड के अंदर होगा या डायरेक्ट उससे पौधा बनेगा, वो कैसे डेवलप होगा या उससे डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये उसका लाइफ साइकिल हमने एक्सप्लेन करना है। इस तरह लाइफ साइकिल के अंदर भी आपके पास 6 हेडिंग आ जाती हैं। और आखिरी जो 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है वो है कि अमूमन बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम्स दी जाती हैं और डायग्राम का लेबल करना पूछा जाता है। आपके पेपरों में शायद ये काफी कम हो गया है, लेकिन पूछा जा सकता है डायग्राम वाला क्वेश्चन। इसमें आपको मैं एक खास पॉइंट बताना चाहता हूं कि डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बनाएं, पेंसिल से ड्रॉ करें। अक्सर स्टूडेंट्स जो है बायो के पेपर में जाते हैं पेंसिल मिस करके चले जाते हैं, कभी मिस ना करें, अपनी पेंसिल जरूर साथ रखें, क्योंकि डायग्राम अगर आएगी तो वो आपको डायग्राम के नंबर सॉलिड होते हैं, याद रखिएगा। ये आपने जो है वो पेंसिल से ड्रा करनी है। और एक और अहम बात, जितने भी पार्ट को लेबल करना है आपके डायग्राम के वो एक साइड पर होने चाहिए। एक्सटर्नल जो चेकर होता है उसकी आसानी के लिए ये इसको कहते हैं जनाब जो चेकर फ्रेंडली पेपर, उसमें आपने एक ही साइड पर सारी डायग्राम लेबल की हुई है, साफ सुथरी डायग्राम बनाई हुई है। जो चेकर होगा उसने आपकी डायग्राम्स के ऊपर टिक किया, लेबलिंग ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह पूरे, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट में तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको देगा। आई होप के इस लेक्चर से आपको एग्जाम के अंदर बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अगर आप इस तरतीब को, इसी वीडियो को पॉज करके आप अपने पास जो है वो रख लेंगे स्क्रीनशॉट के तौर पर भी, तो इंशाल्लाह जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाने लगेंगे उससे पहले आप सिर्फ एक मरतबा इस वीडियो को गो थ्रू करें, इस डायग्राम को देख लें, इस बोर्ड को जो इस वक्त मैंने लिखा है आप इसे देख लें, तो इंशाल्लाह आपको पेपर में लिखने में आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।